नमस्कार दोस्तों। तो आपने बांग्लादेश के अनरेस्ट के बारे में देख ही लिया कि किस तरीके से वहाँ पर जो अवामी लीग की सरकार थी वो गिर गई। अवामी लीग की सरकार का मतलब था कि शेख हसीना की सरकार, जो कि पिछले 15 साल से बांग्लादेश को चला रही थी, वो सरकार गिर गई। शेख हसीना ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया और रिज़ाइन करके वो हेलीकॉप्टर वाली आपने तस्वीर देखी जहाँ पर शेख हसीना अपनी सिस्टर शेख रिहाना और उनके बेटे के साथ बांग्लादेश छोड़ती हुई नजर आई। उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और उसके बाद से ही बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ा ओवरटर्न कहा जा रहा है। अब इस पूरी पॉलिटिक्स की सारी खबरें, सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन यहाँ से दो सवाल निकल करके आ रहे हैं। पहला सवाल जो यही था, जो इस वीडियो के थंबनेल पे भी आपने देखा होगा, कि बांग्लादेशी हिंदूज का क्या होगा, या और ज़्यादा इसको करेक्टली रखें तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी क्या स्थिति होगी। बिकॉज अवामी लीग की सरकार को एक सेकुलर गवर्नमेंट की तरह देखा जाता था। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बांग्लादेश का वो भी सेकुलरिज्म की बात करता है। हालांकि स्टेट रिलीजन इस्लाम है, लेकिन सेकुलरिज्म के पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश के संविधान में आपको मिल जाते हैं। असेंबली में भी सेकुलरिज्म की बातें की जाती थी अवामी लीग द्वारा। लेकिन अब जब अवामी लीग की सरकार नहीं होगी तो बांग्लादेश के सेकुलरिज्म की स्थिति क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप पर। दूसरा सवाल यहाँ से निकल करके आता है कि बांग्लादेश और भारत के जो बॉर्डर्स हैं उनका क्या हाल होगा। क्योंकि जो सेकुलर गवर्नमेंट थी, जिसको कहते हैं सेकुलर गवर्नमेंट, जब वो गवर्नमेंट थी तब बांग्लादेश के बॉर्डर्स जो भी इंडिया से लगते थे उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। बहुत सारा माइग्रेशन हुआ है उस टाइम पर भी, जबकि सो कॉल्ड सेकुलर गवर्नमेंट वो बांग्लादेश में थी, तब भी इतना बड़ा माइग्रेशन होता था। तो अब जब वो सेकुलर गवर्नमेंट नहीं रहेगी, वहाँ पर एक इस्लामिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, तो उसमें क्या हालत होगी बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर्स की। ये दो सवाल बने रहते हैं। सबसे पहले दूसरे सवाल पर आते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर्स की प्रॉब्लम क्या होगी। तो यहाँ पर बीएसएफ ने पहले ही हाई अलर्ट लागू कर दिया है। बिकॉज यहाँ पर सारी इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज को भी इस बारे में पूरी जानकारी है कि अगर शेख हसीना जी की सरकार नहीं है बांग्लादेश के अंदर में, तो बांग्लादेश के बॉर्डर्स इंडिया के साथ जितने भी लग रहे हैं, इंडिया के टोटल कितने स्टेट्स हैं, एक तो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लग रहा है बांग्लादेश के साथ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर असम का बॉर्डर लगता है, मेघालय का बॉर्डर लगता है वो नज़र आ रहा है, त्रिपुरा, और उसके साथ मिजोरम। तो टोटल 5 जो राज्य हैं भारत के, उनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ यहाँ पर लगता है। अब जो खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखोगे तो असम का बॉर्डर डिस्टर्ब्ड, मेघालय का बॉर्डर डिस्टर्ब्ड, त्रिपुरा, उसके अलावा मिजोरम, इन चारों स्टेट्स में ज़बरदस्त इलीगल जो माइग्रेशन है वो बांग्लादेश से भारत की तरफ होता है। और क्योंकि म्यांमार का भी बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ में, इसीलिए आपने देखा था कि रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार से भाग करके बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश घुसे थे और थ्रू बांग्लादेश वो इंडिया में एंटर करे थे। उसके बाद वेस्ट बंगाल के जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बांग्लादेश से जिनके बॉर्डर्स लगते हैं, हाईली वहाँ पर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ पर जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, चाहे आप नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करो या उसके ऊपर और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी आप बात कर सकते हो, जहाँ पर बड़े बड़े आपको इंसिडेंट्स देखने को मिले थे। वो सारे इंसिडेंट्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। उसके बाद हमने कवर क्या किया था, उसके बाद हमने ये भी कवर किया था कि एक बांग्लादेशी यूट्यूबर जो है वो बाकायदे वीडियो बना करके यूट्यूब पे वो उसने वीडियो पब्लिक करी थी, जहाँ पर वो बता रहा था कि किस तरीके से आप इल्लीगली, बीएसएफ की कहीं पर भी नाकेबंदी नहीं है, कहीं पर बीएसएफ के पोस्ट नहीं है, आप इल्लीगली भारत में आराम से बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के एंटर कर सकते हो बांग्लादेश के बॉर्डर्स के थ्रू। और यहाँ पर उसने बाकायदे वो टनल्स, वो पाइप्स दिखाए थे, वो वीडियो भी मैंने कवर की थी। डिस्क्रिप्शन में मैं इन सारी वीडियोज़ के लिंक आपको दे दूँगा। तो इस तरीके से इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है और बीएसएफ के कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर उनकी चौकी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है और इसीलिए शायद बीएसएफ ने यहाँ पर पहले ही हाई अलर्ट इशू कर दिया है। लेकिन इस हाई अलर्ट से ज़्यादा हमें ये बीएसएफ को भी ये समझना पड़ेगा कि जो बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर हैं बहुत लंबे हैं और हर पोस्ट पर उनको नाकेबंदी लगानी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पर ज़बरदस्त इलीगल माइग्रेशन होगा। अब आते हैं अपने वीडियो के पहले सवाल पर, यानी कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो रहती हैं उनकी क्या स्थिति होगी। अब देखिए, माइनॉरिटीज़ जितनी रहती हैं बांग्लादेश के अंदर में, उनकी स्थिति को समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि वो कितनी मात्रा है या जनसंख्या उनकी कितनी है। अब यहाँ पर आप देखो कि माइनॉरिटी की जनसंख्या अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल 15 करोड़ मुस्लिम हैं
और 10 लाख यहाँ पर बुद्धिस्ट रहते हैं। उसके अलावा 5 लाख के करीब यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं। उसके अलावा 1.5 करोड़ के करीब यहाँ पर हिंदू, बांग्लादेशी हिंदूस रहते हैं, और बाकी अदर कम्युनिटीज़ जो हैं वो 2 लाख के करीब हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेशी हिंदूस की बड़ी जनसंख्या है जो कि बांग्लादेश में रहती है। टोटल आप लगाइए तो 8% के करीब ये जनसंख्या बनती है। लेकिन जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, अगर बांग्लादेश के फॉर्मेशन के टाइम पर ये जनसंख्या देखोगे तो ये जनसंख्या बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो बांग्लादेश में टोटल अगर आप देखेंगे तो ये जनसंख्या जो है एक टाइम पर 1951 की बात कर रहा हूँ, जब ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तब यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो 22% थी। उसके बाद लगातार ये जनसंख्या गिर करके साल 2022 का जो रिसेंट डेटा आया था उसके हिसाब से ये जनसंख्या अब 8% के करीब हो चुकी है बांग्लादेश में। मैं बांग्लादेशी हिंदूज़ की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें भी ऐसा ही डाउनफॉल देखा गया था। तो जब वहाँ पर एक सेकुलर गवर्नमेंट थी, कहने का मतलब साफ ये है कि जब वहाँ पर एक सेकुलर गवर्नमेंट थी तब उतना डाउनफॉल हुआ था बांग्लादेशी हिंदूज़ की पॉपुलेशन में और बाकी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के पॉपुलेशन में। तो आज जब वो सेकुलर गवर्नमेंट नहीं होगी तो स्थिति बहुत साफ है। अब थोड़ा सा आप बांग्लादेश का पॉलिटिकल इतिहास जब जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये बीएनपी पार्टी देश को चलाएगी, या खालिदा जिया की जो थिंकिंग लाइंस हैं, जो पॉलिटिकल, जो उनकी पॉलिटिक्स जो पूरी डिपेंड करती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये बीएनपी पार्टी जो है ये कैसे वर्क करती है और ये बीएनपी पार्टी कैसे इसका उदय हुआ, कौन है ये लोग और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में कैसे ये लोग आए। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा बांग्लादेश का जब उदय हुआ, जब बांग्लादेश बना 1971 में। उसके नेता निकले शेख मुजीबुर रहमान, और शेख मुजीबुर रहमान की मेहनत और प्रयासों के वजह से ही और जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनली इस पूरे मुद्दे को उठाया, तो उसके बाद जाकर के बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो पाया। भारत ने भी उसमें मदद करी और भी देशों ने उसमें मदद करी, और तब जाकर के बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो पाया और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर के एक अलग देश बना। तो शेख मुजीबुर रहमान जब इलेक्शंस हुआ तो ऑब्वियस सी बात थी, ही वाज सीन एज द फादर ऑफ द बांग्लादेश, फादर ऑफ द नेशन, एंड देन वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनको बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। कुछ समस्याएं इंटरनेशनल प्रेशर्स थी और कुछ डोमेस्टिक प्रेशर भी था उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त। तो हुआ क्या, इंटरनेशनली शेख मुजीबुर रहमान को काफ़ी ज़्यादा घेरने की कोशिश करी, लेकिन इंटरनेशनली उन्होंने सारे मुद्दों को संभाल लिया। लेकिन डोमेस्टिकली वो काफ़ी वीक खुद को महसूस करने लगे, और वीक महसूस करने का रीज़न जो था वो साफ था, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को कई सारे लोग जो चाहते थे, कई सारे लोग वो बांग्लादेश को अलग करना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान से, और उसमें सबसे प्रमुखता से एक पार्टी काम कर रही थी। तो उस पार्टी का नाम था जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी जो है वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी थी, और ये बिल्कुल भी जमात इस्लामी जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा रेडिकलाइज लोग थे। जमात इस्लामी बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश जो है वो अलग हो पाकिस्तान से, मतलब बांग्लादेश एक अलग नेशन बने। और इसीलिए जमात इस्लामी के उस टाइम के बड़े बड़े नेता जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के काफ़ी खिलाफ थे। और फिर उसके बाद कहते हैं कि एक बड़ा खतरनाक इंसिडेंट हुआ बांग्लादेश के अंदर में, जब शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर हमला हुआ और उनके परिवार के 17 सदस्यों इंक्लूडिंग शेख मुजीबुर रहमान सबको मार दिया गया। एक तरीके से कहा जाता है कि आर्मी का एक धड़ा था, 15 लोग थे जो रिबेल कर गए, और रिबेल करके उन्होंने बुरी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार में टोटल 17 लोगों को इंक्लूडिंग बच्चे और औरतों को भी मार दिया गया। सिर्फ 2 लोग उस पूरे परिवार के बच पाए थे उस पूरे अटैक में, और वो 2 लोग थे, एक तो शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की पीएम बनी बाद में जा करके, और एक उनकी सिस्टर शेख रिहाना, जो दोनों बहनें आपको हेलीकॉप्टर में बैठ करके बांग्लादेश छोड़ते हुए नजर आ रही थी। वो दोनों क्योंकि बाहर थी उस समय देश के, तो इस वजह से ये दोनों बहनें बच गई थी और बाकी सारे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। अब इसमें एक कंट्रोवर्सी थ्योरी ये भी है, अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, जमात इस्लामी का कनेक्शन और बीएनपी का कनेक्शन यहाँ से कनेक्ट होता है। उस टाइम पर आर्मी चीफ हुआ करते थे जियाउर रहमान, और जियाउर रहमान जो है वो बाद में चल करके राष्ट्रपति बनते हैं। और कहा यह जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान के हत्या में जियाउर रहमान का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, कोई पुख्ता खबर नहीं है। सिर्फ 15 लोगों के खिलाफ केस हुआ था। उन 15 लोगों में से भी 5 लोग को कभी अरेस्ट नहीं हुए, वो देश छोड़ करके भाग गए। जब शेख हसीना की सरकार आ भी गई तब भी देश छोड़ करके भाग गए। बचे कुछ लोगों को पकड़ा गया, जो कई लोगों को फांसी भी हुई, लेकिन आज भी कुछ लोग उसमें जो शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल थे वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ यूएस में हैं, कुछ कनाडा में हैं, कुछ की नेचुरल डेथ हो गई। इस तरीके से बहुत सारे लोग अभी भी जस्टिस पर नहीं लाए गए हैं। तो 15 लोगों का ही उसमें नाम था। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की हत्या
का जो तार जोड़ा जाता है ज़ियाउर रहमान से, वो कोई प्रूफ नहीं कर पाया कोर्ट में, लेकिन कहने वाले जो पॉलिटिक्स को जानते हैं बांग्लादेश की, वो कहते हैं कि ज़ियाउर रहमान का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। अब इसी ज़ियाउर रहमान जो है, इनकी जो ये पॉलिटिक्स में आए, जब ये आर्मी चीफ से हट करके जब वहाँ के प्रेसिडेंट बने बांग्लादेश के, तो इनकी पार्टी का नाम था बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, और उसी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के ये सरपरस्ती करने लगे ज़ियाउर रहमान। हालांकि पावर में आने के 2-3 साल बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है, इनको भी मार दिया जाता है, और ज़ियाउर रहमान की जो वाइफ हैं उन्हीं का नाम है खालिदा ज़िया, जिनको आप सबसे बड़ी आर्क राइवल के रूप में देखते हो शेख हसीना की, ये खालिदा ज़िया है। खालिदा ज़िया कई बार प्रधानमंत्री बनकर रह चुकी हैं बांग्लादेश की, और खालिदा ज़िया जो हैं, और उनकी जो सत्ता है वो शेख हसीना के आने के बाद चली गई, और उसके बाद से पिछले 15 साल से खालिदा ज़िया सरकार में नहीं आ पा रही थी। रिसेंट जो इलेक्शंस हुए थे शायद 2018 के, उसमें सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी खालिदा ज़िया की पार्टी और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, और कहा जा रहा था कि यहाँ से बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का जो पूरा वो है, मतलब एक जो पूरा अस्तित्व है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से खालिदा ज़िया की पॉलिटिक्स ख़त्म होते चली जा रही थी। अब उसके बाद होता क्या है, देखिए बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो कभी भी एक कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं रही है, तो इसलिए उसको पीछे से जो हमेशा से सपोर्ट है वो चाहिए होता था जमाते इस्लामी का। और मैंने आपको बताया कि जमाते इस्लामी के ऊपर बैन लग गया था शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद, और उसके बाद ये बैन लिफ्ट कर दिया गया था जब खालिदा ज़िया जो है वो जब इनके हस्बैंड ज़ियाउर रहमान जब आते हैं पावर में, तो जमाते इस्लामी के ऊपर से बैन हटा दिया जाता है। तो यहाँ से जमाते इस्लामी और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को आप एक मान करके चलिए, पीछे से हमेशा जमाते इस्लामी सपोर्ट करते हुए आया है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को। अब उसके बाद क्या होता है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जब लगातार जो पॉपुलैरिटी है वो कम होते जाती है, और शेख हसीना जो है जब वो आती हैं अपने देश में, चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतती हैं, तो उसके बाद ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स वो लेती हैं, जैसे सेकुलरिज्म उसमें से एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि वो एक सेकुलर नेता थी, तो इंटरनेशनली उनको काफ़ी सपोर्ट मिला था शेख हसीना को, और जिसकी वजह से कंट्री ने बहुत फ्लरिश किया। बाहर की कंपनीज आकर के कंट्री में, मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है बांग्लादेश, क्लोथिंग हब माना जाता है बांग्लादेश, क्लोथिंग की बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देखोगे कि वहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगी। तो बाहर की कंट्रीज़ ने आकर के उसमें इन्वेस्ट किया, बांग्लादेश अच्छे से फ्लरिश होने लगा जब शेख हसीना के अंदर में, तो उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती चली गई। अब आते हैं प्रोटेस्ट के ऊपर। अब कहा जाता है कि जो ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, जिसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, वो जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है उसने सबसे पहले ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट को जानबूझ करके कहा जाता है कि इसको वायलेंट किया गया। वायलेंट करने का जो सीधा सा मकसद था वो ये था कि शेख हसीना की सरकार को गिराना है, ये पहले से ही तय था, और एक तरीके से ये एक प्लांटेड प्रोटेस्ट था जिसको जमात इस्लामी सपोर्ट कर रहा था, और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के कई बड़े बड़े नेता सपोर्ट कर रहे थे। अब खालिदा ज़िया कहाँ हैं अगर पूछा जाए, तो खालिदा ज़िया जो हैं वो वर्चुअल हाउस अरेस्ट में हैं, और उनके एब्सेंस में पूरी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की जो कमान है वो फ़खरुल इस्लाम, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के, वो संभाल रहे थे। होता क्या है, ये मामला बढ़ कहाँ से जाता है, जब फ़खरुल इस्लाम को डिटेन कर लिया जाता है, जो कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उनको डिटेन किया जाता है। और दूसरा जो सबसे मेरे ख्याल से रॉन्ग स्टेप हो गया शेख हसीना जी से यहाँ पर, वो थोड़ा सा समझ नहीं पाए इस चीज़ को। 1 अगस्त को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जमात इस्लामी पर फिर से बैन लगा दिया। अब जमात इस्लामी पर जैसे ही बैन लगाया गया, जितने भी ऐसे छोटे छोटे मुस्लिम ग्रुप्स थे ये सारे एक साथ आ गए। जैसे आप ये सर्कुलर देख रहे हो साफ, यहाँ पर ये जितने ग्रुप्स हैं, 14 पार्टी अलायंसेस मीटिंग है, और वो स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं जमात इस्लामी को बैन करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे कई कई छोटे छोटे मुस्लिम ग्रुप्स जो हैं वो एक साथ आ गए, और सब मिल करके शेख हसीना की सरकार के खिलाफ रोड पर आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे। तो यहाँ पर जमात इस्लामी का कैडर जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली वर्क किया, और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के जो बड़े बड़े नेता अंदर गए। उसके बाद जो उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई थी, उसको दोबारा से एक रिवाइवल मिला। लोगों को लगा हाँ इनके साथ गलत हो रहा है, और शेख हसीना एक अथॉरिटेरियन लीडर हैं, एक डिक्टेटर टाइप लीडर हैं, इस तरीके की चीज़ें लोगों ने शेख हसीना के बारे में सोचने लगे। और उसके बाद ये प्रोटेस्ट बहुत बढ़े, और आगे की कहानी आपको पता है, जो 4 अगस्त और 5 अगस्त को हुआ, धीरे धीरे आर्मी का सपोर्ट उनके पास से हट गया, और उसके बाद से शेख हसीना ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और अब इंतरिम सरकार जो बनी है, इंतरिम गवर्नमेंट जो बनी है बांग्लादेश के अंदर में, वो आर्मी ने बनाई है, और उसके बाद जब इलेक्शंस होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली खालिदा ज़िया वहाँ की PM बन जाएंगे। अब ये उनके पॉलिटिकल इतिहास जो है वो मैंने आपको बताया। तब पॉलिटिकल इतिहास में 2 पार्टियों का अस्तित्व समझना बहुत ज़रूरी था। एक जमात इस्लामी का, जो कि
हार्ड लाइनर इस्लामिस्ट पार्टी है और दूसरा बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का, जिसकी पॉलिटिक्स का जो अस्तित्व है वो जमात इस्लामी पर ही डिपेंड करता है। तो खालिदा जिया इज़ नॉट गोइंग टू बी सो सेकुलर। तो अब यहाँ से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ रहती हैं बांग्लादेश में, जो ऑलरेडी काफ़ी परेशान थी, ऐसा नहीं कि बहुत खुश थी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, अब उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और वहाँ से उन माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी का जो रहना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं बांग्लादेश में ऑलरेडी, जहाँ पर बड़े बड़े नेता लोगों ने, अवामी लीग के बड़े बड़े नेताओं ने इन माइनॉरिटीज़ की ज़मीनें हथिया ली हैं। एक ऐसे ही एडवोकेट थे, 2021 का बहुत फेमस केस है बांग्लादेश का, जिसकी ज़मीन हथिया ली गई थी, लेकिन क्योंकि वो एडवोकेट थे और हिंदू माइनॉरिटी थे और इस वजह से ये मामला काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया था, तो उनको उनकी ज़मीन वापस मिल गई। लेकिन ये माइनॉरिटीज़ के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जो बांग्लादेश में रहती हैं, और उसके साथ साथ भारत के बॉर्डर्स के लिए भी और बीएसएफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो दो सवाल खड़े हुए थे कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ का अब क्या होगा, तो स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और दूसरी चीज़ कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर्स का क्या स्थिति होगा, तो वो भी आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें और आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के लिए आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते थे, अब अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके यूपीएससी सीएससी का जो हमारा 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दी है। मतलब इस प्राइस में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, प्लस आप जितने भी मेंस के आंसर्स लिखते हो उसका इवैल्यूएशन भी होगा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी रखे जाएंगे। इस पूरे बैच में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बांग्लादेश का पॉलिटिकल इतिहास और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का जो अस्तित्व है बांग्लादेश में, क्या राइट्स हैं उनके, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।